हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया एक बार फिर आपका पलाशिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 12वीं अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से लेकर अति लघुत्री और लघुत्री और दीर्घ लघुत्री जो 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही सरल तरीके से उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको लेख समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो और मैं आपके सामने लेकर आता रहूं। तो स्टार्ट करते हैं। अति लघुत्री प्रश्न है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं। उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। उपयोगिता किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसका उपयोग मानव के लिए उपयोग में आता है वह उपयोगिता कहलाती है। मतलब मनुष्य के उपयोग में जो वस्तुएं आती हैं वो उपयोगिता के अंतर्गत आती हैं। चलो अगला प्रश्न है, समसीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा दीजिए। तो समसीमांत उपयोगिता नियम का अर्थ किसी व्यक्ति की आय के हिसाब से दी हुई वस्तु में से अपनी आय के हिसाब से उस वस्तु को चुनना समसीमांत कहलाता है। और इसको अच्छे समझें, समसीमांत उपयोगिता नियम का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति की आय, मतलब व्यक्ति जितना कमाता है उसके हिसाब से दी हुई वस्तु में से अपनी आय के हिसाब से उस वस्तु को चुनना समसीमांत कहलाता है। कोई मतलब एक दुकान है और दुकान में वह वस्तु खरीदने जाता है तो वो वस्तु कब खरीदेगा? जब उसकी आय के अनुरूप वस्तु होगी। अगर आय के अनुरूप वस्तु नहीं होगी तो वह वस्तु नहीं खरीद पाएगा। यह समसीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तटस्थता तालिका से क्या आशय है? तो तटस्थता तालिका वह तालिका है जिसमें वस्तुओं के ऐसे विभिन्न रूपों को बताती है जिससे कि व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि उसे क्या खरीदना है, उसे क्या करना है। मतलब तटस्थता तालिका क्या होती है? देखो, उसकी आय के अनुरूप ही सारा काम होता है। वह दुकान पे जाता है, वस्तु को खरीदने की कोशिश भी करता है, उसके सामने बहुत सारी वस्तुएं भी जाती है, लेकिन वह मतलब आय के अनुरूप यह निश्चित कर लेता है कि उसे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। यह तटस्थता तालिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन, तटस्थता मानचित्र से क्या आशय है? तो जब अनेक वस्तुओं को तालिका में रखकर उसे प्रस्तुत करते हैं, उसे चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसे हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं, है ना। मतलब उसकी ज़रूरत की एक सूची बना ले कि उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उस सूची को मानचित्र के अकॉर्डिंग समझाया जाए तो तटस्थता मानचित्र कहलाता है। कीमत रेखा किसे कहते हैं अथवा बजट रेखा क्या है, इसको समझिए। कीमत या बजट, कीमत रेखा या बजट रेखा ऐसी दो वस्तु के मूल्य को प्रकट करती है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार वह वस्तु खरीद सके। ठीक है, उसे हम कीमत रेखा या बजट रेखा कहते हैं। अच्छा, बजट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार 1 महीने का या 1 हफ्ते का या 15 दिन का या 1 साल का एक बजट बनाता है और उसके अनुसार वो वस्तुओं का क्रय और विक्रय करता है ना। उसे हम बजट रेखा कहते हैं। मांग की परिभाषा दीजिए। तो मांग की परिभाषा से क्या आशय है? देखो, इसको पहले से मैं आपको समझा दूं कि मांग का मतलब होता है मतलब कि आपकी ज़रूरत क्या है, मतलब आपकी मांग क्या है, आप क्या खरीदना चाहते हैं, क्या आप रखना चाहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ पर दर्शाती है? मांग के ऊपर दर्शाती है। मांग से हमारा आशय किसी व्यक्ति की ज़रूरत से होता है और फिर उसके पास उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त आय भी होनी चाहिए और साथ वह वस्तु बाजार में उपलब्ध होनी चाहिए और इसके साथ उसे खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मांग के अंतर्गत आती है। मांग और आवश्यकता में अंतर बताइए। तो मांग क्या होती है और आवश्यकता क्या होती है? मांग के तत्व लिखिए। यानी मांग और आवश्यकता में इतना अंतर नहीं है, कुछ बातें हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। कैसे? जैसे आवश्यकता और मांग। आवश्यकता का अर्थ बहुत ही जरूरी है, इसे हम प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं जिसका उपयोग अनिवार्य होता है, जैसे भोजन, वस्त्र और जल। मांग का अर्थ वस्तु की अति आवश्यकता से नहीं है। मांग प्रभावपूर्ण नहीं होती है जिसका उपयोग इतना आवश्यक
नहीं है, जैसे कार, मोटर, फोन आदि। देखिए, आवश्यकता और मांग को आप एक बार समझें। मांग का मतलब क्या होता है कि आपकी इच्छा है कि आपको एरोप्लेन खरीदना है, आप सोच रहे हैं, है ना। और आवश्यकता क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास इतनी आय ही नहीं है कि आप एरोप्लेन खरीदें, आपके पास आय ही नहीं है कि आप एरोप्लेन खरीदें, तो आप अपनी आय के अनुसार अपनी आवश्यकता की चीज़ों को खरीदेंगे जो बहुत ही अनिवार्य है, जैसे भोजन, वस्त्र, जल। ये आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, तो इनको आपको खरीदना है। और जैसे कि कार है, मोटर है, फ़ोन है, ये इतनी आवश्यक नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी खरीदेंगे तो आपका जीवन अपने आप चलेगा, मतलब इतना आवश्यक नहीं, इसको मांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा धन कमाता है तो उसकी आवश्यकता भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब व्यक्ति की आय कम होती है तो उसकी ज़रूरत भी आय के हिसाब से हो जाती है, वही सामान्य वस्तु कहलाती है ना। दो, इसको समझे। सामान्य वस्तु का हमारा आशय यह है कि जब व्यक्ति अच्छा कमाता है, यानी अच्छी आय उसकी होती है, तो उसके आय के हिसाब से वो वस्तु को क्रय करता है, और जैसे ही उसकी आय निम्न हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो उन जरूरत की वस्तुओं को खरीदता है जो उसे बहुत ही आवश्यक होती है, तो उसे ही हम सामान्य वस्तु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है। मतलब एक व्यक्ति की क्या क्या जरूरत है उसकी तालिका बनाना। तो व्यक्तिगत मांग तालिका से हमारा आशय यह है कि एक व्यक्ति कल्पना में अनेक मांग को अपनी सूची में रखता है और समय के अनुसार उसे खरीदने का प्रयास करता है, उसे हम व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति सोचता है कि मैं मतलब 1 साल बाद मोटरसाइकिल खरीदूंगा, फिर उसके 2 साल बाद कार खरीदूंगा, फिर उसके 2-3 साल बाद एक अच्छा सा मकान बनाऊंगा, तो ये व्यक्तिगत मांग तालिका होती है ना। अब उस व्यक्तिगत मांग तालिका को धीरे धीरे अपने आय के अनुसार वह खरीदना प्रारंभ कर देता है, यह व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। तो मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। तो मांग की कीमत लोच से हमारा आशय यह है कि जब किसी व्यक्ति को वस्तु की आवश्यकता पड़ती है और वह उससे खरीदने के लिए बाजार भी जाता है, लेकिन उसे जो वस्तु चाहिए उसकी कीमत बहुत अधिक है और उसकी आय इतनी नहीं है कि वह खरीद सके, उस समय मांग की लोच उत्पन्न हो जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि वस्तु की मांग तालिका कब आती है या मांग की कीमत लोच कब प्रस्तुत होती है। तो जब व्यक्ति बाजार में किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाता है और वह खरीदने को तैयार भी हो जाता है, लेकिन वह जब यह देखता है कि वह वस्तु का जो मूल्य होता है वह उसकी आय से ज़्यादा होता है। अगर वो वस्तु खरीद लेगा तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति से रुपए उधार लेने पड़ेंगे, है ना, तो वह उस वस्तु को नहीं खरीदता है। तो यही मांग की लोच कहलाती है। मांग की आय लोच से आप क्या समझते हैं। तो मांग की आय लोच का अर्थ यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। स्थिर का मतलब होता है कि एकदम से जम गया, जैसे कि लक्स साबुन 10 रुपये का आता है, वो बहुत सालों से ही 10 रुपये का आता है, लेकिन जब उस वस्तु को खरीदने के लिए वह बाजार जाता है, लेकिन मांग के अनुसार वह वस्तु खरीद नहीं पाता है और उसकी मांग में परिवर्तन आ जाता है। अब वो देखता है कि मतलब उस वस्तु को खरीदने के लिए, जैसे शहर में वह वस्तु 10 रुपये की मिल रही है, लेकिन उसी वस्तु को एक ऐसे स्थान पे बेचा जा रहा है जहां से मतलब उस वस्तु को दूसरी जगह खरीदने के लिए 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है। अब उस वस्तु को, वो लक्स साबुन को जो बाजार में, मार्केट में, शहर में 10 रुपये का मिल रहा है, गांव में वही वस्तु 12 रुपये की मिल रही है। तो अब उसके पास 12 रुपये नहीं है, तो वह वस्तु के मतलब वो साबुन लक्स की जगह पर दूसरा साबुन खरीद लेगा जो 10 रुपये में आएगा। तो इसी को मांग की आय लोच कहते हैं। मांग की आड़ी लोच से क्या आशय है। तो जब वस्तु को खरीदने जाते हैं लेकिन वह वस्तु आपकी आय से ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन आप उस वस्तु की जगह दूसरी वस्तु खरीद लेते हैं, उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है। उपभोक्ता संतुलन का आशय यह है कि जब किसी व्यक्ति को आय
प्राप्त हो रही है और उस आय से वह संतुष्ट हो या उस आय से वह बहुत खुश हो, तो उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। मतलब उपभोक्ता संतुलन क्या, इसको समझ लें कि आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं, है ना, और उस जगह पर आपको अच्छी इनकम हो रही है, आपको अच्छे रुपए प्राप्त हो रहे हैं और आप उससे बहुत खुश हैं, तो उसे हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। अब आता है लघुत्तरी प्रश्न। ये 3 नंबर से 4 नंबर के क्वेश्चन के आंसर हैं। उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। मतलब उपयोगिता क्या होती है? देखो, सीधा अर्थ में उपयोगिता का मतलब होता है कि जो वस्तु मनुष्य के उपयोग में आती है या जिस वस्तु का मनुष्य उपयोग करता है वह उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता से तात्पर्य कि व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप वस्तु की पूर्ति हो रही है, उसे उपयोगिता कहते हैं। जैसे जैसे वस्तु की उपयोगिता होती जाती है उसे उपयोगिता की पूर्ति कहते हैं या उपयोगिता कहते हैं। अब प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार उपयोगिता वस्तु की वह क्षमता या गुण है जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है। अब प्रोफेसर इविन के अनुसार अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय यह है कि मनुष्य को अपनी संपत्ति या धन का उपभोग करके उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे भी उपयोगिता कहते हैं। इस परिभाषा को समझें कि अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य को मतलब उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना है। अब वो आवश्यकता की पूर्ति को कैसे करेगा? अगर उसके पास आय का स्रोत नहीं है तो आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेगा? वह अपनी धन संपत्ति को बेचकर, उसको क्रय करके संतुष्टि प्राप्त करता है। इसे हम उपयोगिता की परिभाषा कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का हास नियम क्या है? जब हम किसी वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं। देखो, हास नियम के बारे में बात कर रहे हैं, उपयोगिता का हास नियम, सीमांत उपयोगिता का हास नियम। जब हम किसी वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं तो कुछ समय बाद उस वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार जब कोई व्यक्ति या उपभोक्ता सभी वस्तु का उपयोग ना करके उनमें से किसी एक वस्तु का उपयोग लगातार किया जा रहा हो, जिसके कारण कुछ समय बाद उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु की कमी हो जाए, उसे ही सीमांत उपयोगिता का हास नियम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि कोई वस्तु जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं या तमाम लोग, बहुत सारे लोग उस वस्तु को ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वह वस्तु बाजार में समाप्त हो जाएगी। अब वह वस्तु बाजार में समाप्त हो जाएगी तो इसका आशय क्या होता है? सीमांत उपयोगिता का हास नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में अंतर बताइए। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर है। तो कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में अंतर है जब कुल उपयोगिता घटती है। कुल उपयोगिता घटती है तो उस समय सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? माइनस में चली जाती है। जब उपयोगिता अधिक होने पर वह अपने चरम तक पहुंचती है, उस समय सीमांत उपयोगिता समाप्त हो जाती है ना। जब उपयोगिता अधिक होने पर अपने चरम तक पहुंचती है तो समय सीमांत उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब कुल उपयोगिता घटती है तो मतलब कि जैसे जैसे आप वस्तु को उपयोग करते हैं तो वस्तु क्या होती जाती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उस समय सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक चले, मतलब वो माइनस में चली जाती है क्योंकि वो मिलती नहीं है। जब उपयोगिता अधिक होने पर, मतलब जिसका उपयोग हम बार बार कर रहे हैं और एक चरम तक कर रहे हैं, तो उस समय सीमांत उपयोगिता, वो वस्तु ही मार्केट में समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। मतलब बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है? तो बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती है क्योंकि बजट रेखा में प्रत्येक बिंदु एक ऐसे बंडल को प्रदर्शित करता है जिसमें व्यक्ति पूरी आय उसमें समा जाती है। मतलब बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर इसलिए होती है क्योंकि जब व्यक्ति एक बजट रेखा को बनाता है जिसमें अपनी पूरी आय उसमें रख देता है, मतलब पूरी आय को प्रदर्शित करता है, उसकी निश्चित आय के कारण जब वह किसी अन्य वस्तु को खरीदने का प्रयास करता है तो उसे किसी दूसरी वस्तु में से किसी वस्तु की मात्रा को छोड़ना पड़ेगा। अब आपकी बजट, आपकी आय इतनी नहीं है कि आप कोई नई वस्तु खरीद सके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि मैं इस महीने मतलब कुछ चीज़ों पर कटौती करूंगा, मुझे ये वस्तु खरीदना है,
तो मैं इस महीने शायद नए कपड़े नहीं खरीदूंगा, या शायद मोबाइल रिचार्ज नहीं करूंगा, है ना, या ऐसी कोई और ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसको वो छोड़ेगा और इस वस्तु को खरीदेगा। अगर हमें इसे एक सतह y द्वारा बजट रेखा को प्रदर्शित करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि x में किसी वस्तु की मांग को अगर बढ़ाना है तो y किसी वस्तु की मांग को कम करना पड़ेगा, मतलब एक वस्तु को छोड़ना पड़ेगा अगर दूसरी वस्तु को आपको खरीदना है तो। अगला है बजट सेट तथा बजट लाइन में क्या अंतर है। बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है, इसको देखो। बजट सेट से आशय कि जब कोई व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए बजट बनाता है और उसके अनुसार वह बजट का उपभोग करता है, मतलब उपयोग करता है, और अपनी आय के अनुसार किसी भी वस्तु को खरीद सकता है, बजट सेट कहलाता है। आपने 10,000 रुपये महीने का एक बजट बनाया और उसमें आपने आपके पूरे खर्चे को मिलाकर 8,000 रुपये कर लिया कि अब 8,000 रुपये महीने का खर्च कर सकते हैं, आपके पास 2,000 रुपये बच रहे। तो अब आपने सोचा है कि मैं 2,000 रुपये में कुछ चीज़ों को खरीदूंगा, वो बजट सेट होता है। बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन से हमारा आशय यह है कि इसमें व्यक्ति की आय पर ही वस्तु को खरीदना है या नहीं खरीदना है यह निर्भर करता है, वो बजट लाइन कहलाती है। मतलब बजट लाइन का मतलब है कि एक निश्चित अनुमान राशि नहीं है ना, एक निश्चित अनुमान राशि नहीं है। हो सकता है कि वो मजदूरी करता हो और 30 दिन के एक महीने में 30 दिन उसका काम नहीं चलता, हो सकता है किसी महीने में 15 दिन काम चलता हो, किसी महीने में 30 दिन काम चलता और किसी महीने में 25 दिन काम चलता। अब ये बजट लाइन होगी। अब उसकी कोई निश्चित राशि नहीं है तो वो निश्चित राशि नहीं है तो वह बजट लाइन के अनुसार ही काम करेगा, जैसे उसको पैसे मिलेंगे वैसी वैसी चीज़ें वो खरीदता चला जाएगा। तो ये हो गया बजट लाइन और ये हो गया बजट सेट। मांग के नियम की मान्यताएं लिखी है ना। मांग के नियम की क्या मान्यताएं हैं। मांग के नियम कई मान्यताओं पर आधारित होते हैं। जैसे जब व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने जाता है तो उसे व्यक्ति की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब वस्तु अगर खरीदने की इच्छा है तो उसकी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि वह वस्तु खरीद लेता है तो उसे वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना चाहिए। मतलब जो वस्तु 12,000 की तो 12,000 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 12,000 प्लस 1,000 वस्तु को घर ले जाने के लिए वो गाड़ी वाले को दो। उपभोक्ता के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होना, मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की वस्तु को प्राप्त करने की तीव्रता समान रहनी चाहिए। मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार मैं खरीद लूँगा तो नुकसान हो जाएगा या पैसे नहीं बचेंगे, नहीं। वस्तु को खरीदने की तीव्रता उसके अंदर समान होनी चाहिए। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मांग के नियम की मान्यता। ये मांग के नियम की मान्यता होती है। मांग के नियम की विशेषता लिखी है ना। मांग के नियम की विशेषता क्या होती है। कीमत और मांग में हमेशा विपरीत संबंध होता है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। देखो मांग बदल सकती है, किसको देख के, कीमत को देख के। आपको एक मोबाइल खरीदना है, आपकी मांग है, आप बाजार गए, कीमत पूछी, मांग परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास तो 10,000 रुपये ही है। तो कीमत और मांग में हमेशा विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। मांग है लेकिन कीमत बड़ी है तो आपकी मांग वहीं खत्म हो जाएगी। किसी भी वस्तु की कीमत हमेशा स्वतंत्रता होती है और मांग हमारी खुद की होती है। सही है। दुकानदार जो मतलब जिस वस्तु की कीमत एक तय अनुसार है कि यह वस्तु मतलब एक मोबाइल 12,000 का आ रहा है तो 12,000 का ही आएगा, है ना। वो वस्तु की कीमत स्वतंत्र है, मांग तो खुद की है ना। खरीदना नहीं खरीदना ये आपके ऊपर है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। मतलब मांग का जो नियम है, हर व्यक्ति की मांग होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी मांग नहीं है। हर व्यक्ति की मांग है तो गुणात्मक मांग होती है। मांग का नियम किसी निश्चित समय पर वस्तु या सेवा की कीमत और मांग को स्पष्ट करता है ना। मांग का नियम क्या होता है, किसी निश्चित समय पर, एक निश्चित समय में एक महत्वपूर्ण समय हुआ वस्तु या सेवा की कीमत, तो वो कब निश्चित करेगा, वस्तु और सेवा की कीमत पर मांग स्पष्ट रूप से सामने आती है कि हमें खरीदना है या नहीं खरीदना है। यह सब कहाँ निश्चित होता है, उसकी कीमत पर। मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मतलब आपकी मांग है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसको। मांग को प्रभावित, आपकी मांग कब प्रभावित होगी, आपके अंदर बहुत अच्छी सी दिलचस्प स्पष्टता हुई है कि आपको एक लैपटॉप खरीदना है।
आपने लैपटॉप को खरीदने के लिए पूरी योजना बना ली है और आपने उसको लैपटॉप को खरीदने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये भी आपके पास रख लिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। मांग शब्द की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अपने मत अनुसार दी है। मांग का आशय किसी व्यक्ति की जरूरत या आवश्यकता के अनुरूप होती है। जैसे उसकी जरूरत होती है वैसे उसकी मांग होती है। प्रोफेसर मिल के अनुसार प्रोफेसर ने परिभाषा दी है मिल ने, मांग से हमारा आशय किसी वस्तु की उसे मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। इस अर्थ में मांग सदा मूल्य से संबंधित होता है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से। अब आपकी मांग कब प्रभावित होगी। नंबर 1, वस्तु की कीमत। ठीक है, आपको लैपटॉप खरीदना है, आप खरीदने के लिए चले गए, है ना। किसी भी व्यक्ति की मांग उसे समय तक परिवर्तन नहीं होती है जब तक कि उसे वस्तु की कीमत उसे व्यक्ति की आय के अनुरूप हो। लेकिन अगर वस्तु की कीमत बढ़ी हुई है और आय कम है तो मांग भी बदल जाएगी, बिल्कुल बदलेगी। आप लैपटॉप खरीदने के लिए गए, आपके पास 25 हज़ार रुपये है, लैपटॉप 35 हज़ार का आ रहा है। आप जैसे कीमत सुनेंगे आपकी मांग बदल जाएगी। उपभोक्ता की आय। व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो उसके अंदर किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा एकदम से जाग जाती है ना। मतलब आय बढ़ती है, इस महीने से तनख्वाह बढ़ रही है तो उसकी आय मतलब उसकी इच्छा भी बढ़ जाएगी और वह अपनी आय के अनुरूप उसे वस्तु को किसी भी मूल्य में खरीदने को तैयार हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आय कम हो जाती है तो वह उसे नहीं खरीद पाता। तो उपभोक्ता की आय निश्चित करती है कि उसे किस वस्तु को खरीदना है और किस वस्तु को नहीं खरीदना है। धन का वितरण। समाज में धन का वितरण इस बात पर निर्भर करता है कि अगर समाज में सभी लोग एक जैसी आय हो, मतलब एक जैसी आय प्राप्त हो या एक जैसा कमाते हो तो बाजार के मूल्य में मांग अधिक। लेकिन अगर आय सभी की एक समान नहीं है तो वह मांग अधिक बढ़ेगी और अमीर लोग जिस वस्तु को ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। जनसंख्या में परिवर्तन। यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसे समय मांग भी अधिक बढ़ जाती है। अगर देश में जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो वस्तु की उपयोग भी अधिक बढ़ेगी, मतलब वस्तु का उपयोग भी लोग अधिक करेंगे। अगला है ऋतु में परिवर्तन। जब गर्मी का मौसम आता है उस समय बर्फ बहुत महंगी होती है, लेकिन जब जाड़े का मौसम आता है तो बर्फ को कोई फ्री में भी लेना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब मांग को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, तो मांग को प्रभावित वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, धन का वितरण है और जनसंख्या में परिवर्तन है और ऋतु में परिवर्तन। ये सारी चीज़ें मतलब एक मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक वस्तु की प्रकृति होती है, वस्तुओं के क्रेता का वर्ग होता है और वस्तु का मूल्य होता है। तो ये क्या होते हैं, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे कि वस्तु की प्रकृति में हमें किसी वस्तु को खरीदना है, हम किसी वस्तु को नहीं खरीदना है। जैसी हमारी आय रहती है उसके अनुसार हम वस्तु को क्रय और विक्रय करते हैं। यानी ये उसकी वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हमें किस वस्तु को खरीदना है और किस वस्तु को हमें नहीं खरीदना है। मतलब जिस वस्तु की अति आवश्यकता रहेगी उसी वस्तु को व्यक्ति खरीदता है। वस्तुओं के क्रेता का वर्ग। वस्तुओं की मांग उसके खरीदने वाले पर निर्भर करती है कि उसे वस्तु को खरीदना, कौन सी वस्तु खरीदना है या कौन सी वस्तु खरीद रहा है। अगर किसी वस्तु को धनी वर्ग के लोग खरीद रहे हैं तो उसे वस्तु की मांग अधिक होगी और उसे वस्तु को निम्न वर्ग के लोग खरीद रहे हैं तो वस्तु की मांग में परिवर्तन होता रहेगा। यह ऐसा इसलिए होता है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। वस्तु का क्रय यानी वस्तु का मूल्य। मांग की लोच अक्सर वस्तु के मूल्य पर निर्भर होती है। जिन वस्तु का मूल्य अधिक होता है उनकी मांग लोचदार होती है और जिन वस्तु का मूल्य कम होता है उनकी मांग कम लोचदार होती है। इसको सरल तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वस्तु सरलता से मिल जाती है
या कम कीमत में मिलती है उसे सभी लोग खरीद लेते हैं, लेकिन अगर जिस वस्तु का मूल्य सर्वाधिक रहता है उस वस्तु को व्यक्ति अपनी मांग और आय के अनुसार ही खरीदता है। स्थापन्य वस्तुओं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर बताइए। स्थापन्य वस्तुएं क्या होती है और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? ये स्थापन्य और ये पूरक वस्तुएं। जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मतलब एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। समझें, आप आईफोन खरीदने के लिए गए, लेकिन आईफोन का मूल्य बढ़ गया, तो अब आप क्या करेंगे? एंड्रॉयड का कोई सा दूसरा मोबाइल ले लेंगे। स्थापन्य वस्तुएं कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है ना। स्थापन्य वस्तु क्या होती है? एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। उसका जो मूल्य है वो मूल्य ही रहेगा, वो उसी में बिकेगी, वो मूल्य कम नहीं होगा। स्थापन्य वस्तुओं की मांग हमेशा धनात्मक रहती है ना। उनकी मांगें बढ़ती रहेगी क्योंकि उसकी क्वालिटी होती है ना। उसकी क्वालिटी रहेगी तो उसकी मांग भी बढ़ती रहेगी। स्थापन्य वस्तुओं में मूल्य एवं हमेशा धनात्मक संबंध रखते हैं ना। स्थापन्य वस्तुएं, ये स्थापना लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है? स्थापन्य। स्थापन्य वस्तुओं में मूल्य हमेशा धनात्मक संबंध रखता है। अब पूरक, जब एक पूरक वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसमें पूरक वस्तुओं की कीमत व मात्रा में उल्टा संबंध होता है। पूरक वस्तुएं हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहती है। पूरक वस्तुएं हमेशा ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों, यह लेख हमने कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र अध्याय 2 से लिया है। अगर यह लेख आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।